हेलो व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अध्याय 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये 9th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। हम जो भी सामान दुकान से ख़रीदते हैं, चाहे वो शुद्ध नमक हो, शुद्ध घी हो, दूध हो, कुछ भी हो, उस सब पे क्या लिखा हुआ रहता है? ज़्यादातर शुद्ध। जैसे कि आपने ऐड भी देखा होगा, निरमा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान। इस टाइप के ऐड आपने देखे होंगे। तो हमारी नज़र में और वैज्ञानिक की नज़र में जो है शुद्ध का मतलब बिल्कुल अलग होता है। एक आम इंसान की नज़र, जैसे कि हम किस चीज़ को शुद्ध कहेंगे? जो बिल्कुल प्योर हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे कि दूध, हम दूध को शुद्ध कैसे कहेंगे? अगर उसमें पानी की मिलावट ना हो तो हम उसको शुद्ध कहेंगे, नहीं तो कहेंगे इसमें पानी की मिलावट है, यह अशुद्ध है। लेकिन 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 एक वैज्ञानिक की नज़र में शुद्ध का मतलब बिल्कुल अलग होता है। वैज्ञानिक की नज़र में शुद्ध का मतलब होता है कि उस वस्तु के जितने भी परमाणु हैं वो सब एक समान होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। उनकी जो संरचना है, उनकी जो बनावट है, वो एक समान होनी चाहिए। वैज्ञानिक की नज़रों में वो पदार्थ शुद्ध है। ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि पदार्थ है क्या। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह होता है एक वैज्ञानिक की नज़र से जो द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, जो जगह घेरता है, जो चीज़ जगह घेरती है वो पदार्थ होता है, और जिसका द्रव्यमान होता है। ठीक है। और अब हम जानेंगे कि मिश्रण क्या है। ठीक है। मिश्रण हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मिश्र हुआ, मिला हुआ। ठीक है। तो मिश्रण एक या फिर एक से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से जो मिलकर बना हुआ होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण जो है, मिश्रण भी कई प्रकार का होता है। ये हम जानेंगे कितने प्रकार का होता है। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ज़रूरत होगी 4 कांच के गिलास की और 1 चम्मच की, और नमक, कॉपर सल्फेट का चूर्ण और खाली कॉपर सल्फेट। ठीक है। तो 4 कांच के गिलास हम ले लेंगे और चारों में जो है आधा आधा गिलास पानी भर लेंगे। पहले वाले गिलास में जो है हम 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं नीला थोथा। काफ़ी चीज़ों में ये काम आता है। ठीक है। और दूसरे वाले गिलास में जो है कॉपर सल्फेट डालेंगे उसमें भी, पर उसमें 2 चम्मच डालेंगे। फर्स्ट में 1 चम्मच, दूसरे में 2 चम्मच। तीसरे वाले में क्या डालेंगे? तीसरे वाले में कॉपर सल्फेट और नमक डालेंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड में जो हमने डाले थे कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाला था, ठीक है, उसको बारीक करके तब डाला था। लेकिन थर्ड में जो हम डालेंगे कॉपर सल्फेट ऐसे ही डाल देंगे क्रिस्टल टाइप में, और उसके साथ नमक, और दाम में भी ऐसे ही करेंगे। कॉपर सल्फेट और नमक डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, और उसमें क्या करेंगे कि नमक और कॉपर सल्फेट थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होगा। अगर हम इन चारों को घोलेंगे ना, तो हमने जो फर्स्ट और सेकंड वाले ग्लास लिए थे जिसमें हमने कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाला था, तो वो उसमें पूरी तरीके से घुल जाएंगे। ठीक है। इस तरीके के जो मिश्रण होते हैं जो पूरे तरीके से घुल जाते हैं, हम उनको अलग नहीं कर सकते फिर छानने की विधि से या फिर किसी और विधि से, मतलब किसी साधारण विधि से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और ऐसे मिश्रणों को हम विलयन भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन हमें जो समूह सी और डी में जो हमने ग्लास लिए थे, थर्ड और फोर्थ वाले, उसमें हम देखेंगे कि अगर हम उसको छानेंगे ना तो थोड़े थोड़े टुकड़े से उसमें निकल आएंगे, और हमें आँखों से जो ना साफ ग्लास में नज़र आएगा कि कुछ तो है इसमें जो घुला नहीं है, कुछ कुछ उसमें कण नज़र आएंगे। तो इस तरीके के जो मिश्रण होते हैं उनको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, जो पूरे तरीके से घुलते नहीं हैं और छानने की विधि से अलग हो जाते हैं, और हमें ऐसे ही आँखों से दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है। और भी ऐसे विषमांगी मिश्रणों का उदाहरण है, जैसे कि पानी में चौक को घोलना, चौक जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है। या फिर पानी के अंदर रेत को घोलना। इस तरीके के जब हम इन्हें घोलेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो ये घुल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। शांत जब हम इनको छोड़ देते हैं तो ग्लास के नीचे इसके कण बैठ जाते हैं। तो इस तरीके के मिश्रण विषमांगी मिश्रण होते हैं, और आसानी से छान कर जो है हम इन्हें अलग भी कर सकते हैं। तो अब हम विलयन के बारे में और ज़्यादा जानते हैं कि विलयन क्या होते हैं। ठीक है। तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, तो अब तो आप इजीली बता देंगे। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। विलयन किसे कहते हैं? विलयन अभी मैंने आपको बताया कि जो पूरे तरीके से पानी में घुल जाते हैं, जिनको हम नॉर्मल सी छानने की विधि से या घरेलू विधि से अलग नहीं कर सकते, इस तरीके के जो मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, उनको ही हम विलयन कहते हैं। ठीक है। तो विलयन और समांगी मिश्रण मतलब एक ही है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है।
आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। हम दिन में, घर में, बाहर, हर जगह बहुत टाइप्स के देखते हैं, बट नोट नहीं करते कि ये विलयन है। जैसे कि नींबू का पानी में घुलना, ठीक है, सोडा का पानी में घुलना, इस तरीके के ये विलयन होते हैं, पूरे तरीके से घुल जाते हैं। क्या हम इनको छान के अलग कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हम विलयन के गुणों के बारे में जानते हैं कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। तो नंबर 1 तो यही है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। नंबर 2, विलयन के कण व्यास में इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम नॉर्मल आँखों से उनको देख नहीं सकते। आँखों पे हमें माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तभी हमें जो है उसके कण दिखाई देंगे। और नंबर 3 कि छानने की विधि से जो है हम विलयन में से विलय के कणों को अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। विलय होता है वो जो हम विलयन के अंदर घोलते हैं, वो विलय होता है। जैसे कि पानी के अंदर हमने चीनी को घोला तो चीनी जो है उस विलयन का विलय हो गई, तो विलय को हम उसके अंदर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से घुल जाता है कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। ये इसकी तीसरी क्वालिटी हो गई, ठीक है, तीसरा गुण हो गया। और विलयन जो है, विलयन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विलयन गाढ़ा भी हो सकता है और विलयन पतला भी हो सकता है। तो उसी आधार पर जो है हम पता करते हैं कि विलयन तनु है या सांद्र है। साइंस की लैंग्वेज में इसको तनु और सांद्र कहते हैं। तनु मतलब पतला विलयन, जैसे कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी का घुल जाना, तो वो तनु विलयन हो जाएगा। और सांद्र विलयन, सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन, जैसे कि आधा गिलास पानी में हम बहुत सारी 5-6 चम्मच या 8-10 चम्मच चीनी को घोल दे तो वो गाढ़ी हो जाएगी। इस तरीके के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। और सांद्र विलयन को ही संतृप्त घोल भी कहा जाता है। सांद्र और संतृप्त टाइप का जो विलयन है वो एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। संतृप्त विलयन का मैं एक और उदाहरण दे देती हूँ। जैसे कि पानी के अंदर हम चीनी डालते जाएं, वो घुल जाएगी, और डालें घुल जाएगी, ऐसे डालते डालते उसकी एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि वो और उसके अंदर चीनी नहीं घुल सकती, ठीक है। तो इस तरीके के जो विलयन होते हैं उनको हम संतृप्त विलयन कहते हैं, और सांद्र विलयन भी कहते हैं, क्योंकि वो गाढ़े हो जाते हैं और उनके अंदर फिर और क्वांटिटी उस चीज़ की विलय की नहीं आ सकती, तो उनको हम संतृप्त विलयन भी कहते हैं। तो विलयन के बारे में अब हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि कोलाइड विलयन किसे कहते हैं। तो कोलाइड विलयन जो होता है वो इस तरीके का विलयन होता है कि कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कि समांगी मिश्रण हम किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण वो होता है ना जो पूरे तरीके से घुल जाता है और जिसके आर पार अच्छे से दिखाई देता है, वो होता है समांगी मिश्रण। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, जो छानक पत्र पे बड़े आसानी से हमें दिख जाता है और आंखों से दिखाई भी देता है, उसके मोटे मोटे कण दिखाई देते हैं और छानने से अलग हो जाता है। अब है कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन एक ऐसा विलयन होता है, ना तो वो समांगी होता है ना तो वो विषमांगी होता है, मतलब दोनों के वो थोड़ी सी क्वालिटी ना लिए रखता है। जैसे कि पानी में दूध का घुलना, वो है तो एक समांगी मिश्रण, समांगी जैसा हमें लगता है वो, क्योंकि वो पूरे तरीके से घुल जाता है पानी के अंदर दूध, और हम उसको छानने से अलग भी नहीं कर सकते कि छन्नी से हम दूध को अलग कर दें और पानी को अलग कर दें, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसके आर पार नहीं दिखाई देता, इसलिए हम उसको हम विषमांगी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो छानक पत्र पे भी अलग नहीं होगा। तो इस तरीके के विलयन को हम कोलाइड विलयन कहते हैं, जो ना तो समांगी मिश्रण में आता है ना विषमांगी मिश्रण में आता है, ठीक है। तो इस तरीके के और उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे दूध, फेस क्रीम, धुआं, इस तरीके की चीज़ें, ये सारे कोलाइड के सामान्य उदाहरण हैं, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो कोलाइड विलयन में होता क्या है कि कोलाइड के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं आकार में कि उन्हें जो है हम आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। अगर हम उस ग्लास पे, उस बर्तन पे जिसमें हमने कोलाइड विलयन बनाया है, उस पर अगर हम लाइट मारते हैं तो वो जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। और टिंडल नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था टिंडल। अगर उसका नाम निशा होता तो इसका नाम होता निशा प्रभाव। अगर सीता गीता नाम होता तो होता सीता प्रभाव, गीता प्रभाव। खैर छोड़िए, इसका नाम है टिंडल प्रभाव, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये टॉर्च यहाँ से लग रही है तो ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है,
तो इस तरीके का प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। और ये प्रभाव जो है हमें जंगलों में सुबह और शाम में भी दिखाई देता है। जब सूरज की रोशनी घने जंगलों पर पड़ती है तो वहाँ पर भी टिंडल प्रभाव होता है। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और टिंडल प्रभाव बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, क्योंकि ये पेपर में हर बार पूछा जाता है। कोलाइड विलयन के बारे में हमने काफ़ी हद तक जान लिया। अब इसके गुणधर्म जानते हैं कि कैसे पता करेंगे कि ये एक कोलाइड विलयन है। नंबर 1 कि कोलाइड विलयन जो है वो एक विषमांगी मिश्रण ही होता है। ठीक है, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। लेकिन छानने की विधि से इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि मट्ठा देखिए आपने, मट्ठा जो दही से बनाते हैं, छाछ कहते हैं जिसे, अगर हम उसको घोलते हैं तो उसको हम छानने से अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उसको शांत छोड़ देते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है और जो गाढ़ी गाढ़ी छाछ होती है वो नीचे बैठ जाती है, लेकिन छानने से अलग नहीं हो सकती। तो इस तरीके के विलयन भी कोलाइड विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो कोलाइड विलयन हम पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। और अब हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में कि निलंबन क्या होता है। ठीक है, निलंबन के गुणधर्म होते हैं, ये भी एक विषमांगी मिश्रण होता है जैसे कि कोलाइड विलयन होता है, सेम उसी तरीके का। लेकिन इसके जो कण हैं वो मोटे मोटे होते हैं, इनको हम आँखों से आराम से देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कोलाइड विलयन के फैल जाते हैं। लेकिन जब हम इसे शांत छोड़ देते हैं तो इसके कण भी नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन कोलाइड के जो कण होते हैं उनको हम छानक पत्र से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसके कणों को हम छानक पत्र से बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं। छन्नी से, छानक पत्र से, किसी भी छानने वाली बारीक चीज़ से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया निलंबन। ठीक है, तो कोलाइड और निलंबन दोनों ही विषमांगी मिश्रण होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है। ठीक है, अब हमने मिलाने के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे पृथक्करण की। पृथक्करण मतलब होता है अलग करना, जैसे दो द्रवों को अलग करना। किसी भी चीज़ को, जैसे कि अभी हमने मिलाने की बात करी थी, चौक को पानी में मिलाना, चीनी को पानी में मिलाना, नींबू को पानी में मिलाना। इसी तरीके से अब हम इन सब चीज़ों को अलग कैसे करेंगे, कौन सी चीज़ को अलग करने में कौन सी विधि यूज़ होगी, ये अब हम पढ़ेंगे, मतलब पृथक्करण। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर स्याही लेंगे, नीले या फिर काले रंग की, दोनों में से कोई भी एक रंग ले लेंगे। फिर आधा बीकर पानी लेंगे, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखेंगे, कुछ बूंद स्याही की वॉच ग्लास पर डाल देंगे। अब बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है, तो जो पानी है वो उड़ जाएगा और जो रंग है वो उसमें रह जाएगा। तो इसको हम वाष्पीकरण विधि से अलग करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्क्रीन पर आपको बर्तन की अरेंजमेंट दिख रही है, इस तरीके की अरेंजमेंट हमें बर्तन की करनी है। तो इसको हम वाष्पीकरण द्वारा अलग करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दूध से क्रीम को किस प्रकार से पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। तो आपने घर में देखा होगा कि मम्मियाँ किससे अलग करती हैं, मिक्सी में डाल देती हैं मलाई को, और उसमें से जो क्रीम है वो अलग हो जाती है और जो छाछ होती है वो अलग हो जाती है, दूध अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस विधि का नाम जो है इस विधि का नाम होता है अपकेंद्रीकरण, जिसको घुमा के अलग किया जाता है। चाहे हम वो मिक्सी में करें, चाहे वो हम हाथ से चमचे से घुमाएं, रई से घुमाएं, जो घुमाने की ये जो विधि होती है, जैसे मिक्सी में घुमाना, उसको कहते हैं अपकेंद्रीकरण। तो इसको हम अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग करेंगे। अब हमें देखना है कि दो आघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। आघुलनशील जो कि आपस में कभी भी नहीं घुलते, जैसे कि पानी और तेल को हमने आपस में घोल दिया, कोई भी तेल ले लीजिए, तो पानी और तेल आपस में कभी नहीं घुलेंगे, तेल हमेशा ऊपर आ जाएगा। तो इससे कैसे अलग करेंगे, देखिए बर्तन की अरेंजमेंट कुछ हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस तरीके का हम बर्तन लेंगे, ये कीप लेंगे, नीचे जो है इसमें स्टॉप कॉर्क लगा देंगे, कोई कॉर्क लगा देंगे, और थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे। मिट्टी का तेल और पानी को हम मिलाएंगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा और मिट्टी का तेल ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही पानी नीचे आ जाएगा, हम स्टॉप कॉर्क को हटा देंगे और पानी को निकाल देंगे, और फिर एकदम से स्टॉप कॉर्क लगा देंगे, तो ऊपर मिट्टी का तेल बचेगा और फिर मिट्टी का तेल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो इसको जो है हम पृथक्करण कीप द्वारा अलग करेंगे। अब हम देखेंगे कि नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो देखिए नमक जो है वो तो हमारा जल के या घुल के अलग हो नहीं सकता, लेकिन हाँ हम कपूर का कुछ कर सकते हैं। कपूर का क्या हो सकता है, कपूर जो है वो जब हम उसे जलाते हैं तो वो लिक्विड बने बिना क्या होता है, सीधा वाष्प बनकर उड़ जाता है, हवा में चला जाता है। तो हम इसको ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं, जो कि सीधा जो जल के द्रव बने बिना सीधा उड़ जाता है। ठीक है, सीधा वाष्प बन के उड़ जाता है, ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं।
जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम कुछ इस तरीके का बर्तन लेना है और कीप को जो है हमें प्लेट के ऊपर उल्टा करके रख देना है और अंदर जो है नमक और कपूर रखा हुआ है। नीचे से जब हम आग जलाएंगे इसमें तो क्या होगा, कपूर जो है ऊपर उड़ने लग जाएगा, लेकिन ऊपर हम रुई लगा देंगे तो सारा का सारा कपूर जो है ऊपर यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। पहले हमने अघुलनशील मिश्रण देखे थे जैसे कि पानी और तेल, लेकिन अब देखेंगे घुलनशील जो कि आपस में बिल्कुल घुल जाते हैं। ऐसे मिश्रण को किस तरीके से पृथक किया जा सकता है। यहाँ पर भी देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें बर्तन की अरेंजमेंट कुछ ऐसे करनी है। एक बर्तन लेना है, उसके नीचे जो है मतलब आग जला सके हम, स्टोव के ऊपर बर्तन को रखना है और फिर इस तरीके से हमें थर्मामीटर लगाना है और उसके नीचे भी एक बर्तन रखना है। ठीक है, तो इस विधि को जो है हम आवसन विधि कहते हैं। और यहाँ पे हमने जो है एसीटोन लिया है, एसीटोन को हमने पानी के साथ घोला है, तो एसीटोन जो है थर्मामीटर से ये यहाँ पर आ जाएगा और पानी अलग हो जाएगा और इस विधि का नाम आवसन विधि है। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए हमें आवसन विधि का यूज़ करना होता है। अब हम पढ़ेंगे कि वायु से गैसों को किस तरीके से अलग किया जाता है। हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें होती हैं। तो उनको हम अलग कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ होती हैं वो गैसें, उनके बारे में हम जानेंगे। उनको अलग किया जाता है तापमान को घटाकर और दाब को बढ़ाकर। ठीक है, दाब को बढ़ाया जाता है और तापमान को घटाया जाता है, तो वायु से गैसों को अलग किया जा सकता है। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस तरीके की बर्तन की अरेंजमेंट होती है, उससे जो है गैसें अलग की जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को हम कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करके अलग करेंगे। क्रिस्टलीकरण का उपयोग जो है पदार्थों को शुद्ध करने में ही किया जाता है। जैसे कि समुद्री नमक में से जो खाने लायक नमक होता है, जो हम घर में खाते हैं, साधारण नमक कैसे निकाला जाता है, वो भी क्रिस्टलीकरण से किया जाता है। तो ये जो है इसको भी हम क्रिस्टलीकरण से निकालेंगे। अब हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। चैप्टर 1 में हमने भौतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि रंग, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक, इन सब आदि गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण जो है वो भौतिक गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे पानी को ले लो। पानी जो है अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव में होता है, तो वो बह जाता है, लेकिन अगर वो बर्फ़ बन जाए तब वो नहीं बहता। तो भौतिक गुण उसके अलग हो गए कि वो ठोस फॉर्म में अलग होता है और लिक्विड में अलग होता है। लेकिन वहीं अगर हम उसकी रासायनिक फॉर्म देखेंगे, रासायनिक गुण में अगर हम उसको देखेंगे तो रासायनिक गुण पानी के भी वही होंगे और बर्फ़ के भी वही होंगे। दोनों के गुण सेम होंगे क्योंकि दोनों एक ही काम करते हैं। लेकिन अगर हम उसके भौतिक परिवर्तन देखेंगे तो भौतिक परिवर्तन अलग होंगे। इसलिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अलग होते हैं। तो अब हम रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक और उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं, पानी तथा खाना पकाने वाला तेल। ठीक है, पानी और खाना पकाने वाला तेल, इनके जो हैं भौतिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं, दोनों लिक्विड होते हैं। अगर हम दोनों को ज़मीन पर डालेंगे तो क्या होगा, दोनों बह जाएंगे, तो भौतिक गुणधर्म एक जैसे हो गए। लेकिन अगर हम इनके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, तेल से खाना पकाया जाता है, ठीक है, उससे छोका लगता है, पानी से छोका नहीं लगता। दूसरा, तेल जो है वो जलता है, जलाने के काम आता है, जबकि पानी अपोजिट है, वो आग बुझाने के काम आता है। तो दोनों के रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल अलग हो गए। लेकिन मोमबत्ती एक ऐसा पदार्थ है, जब वो जलता है तो उसके जलने पे रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है मोमबत्ती के बारे में कि वो कौन सा पदार्थ है जिसके जलने पर रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो वो मोमबत्ती है, उसकी शेप भी बदल जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थों के कितने प्रकार होते हैं। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। या तो पदार्थ तत्व होते हैं या तो यौगिक होते हैं। तो अब हम तत्वों और यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम तत्व के बारे में पढ़ते हैं कि तत्व क्या होते हैं। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सबसे पहले इनकी परिभाषा दी थी तत्व की। तो उनके अनुसार जो है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार में इनको बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो अब हम जानते हैं कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। हम इनके गुणधर्मों के बारे में जान लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं।
पहले हम धातुओं के गुणधर्म जानते हैं कि धातुओं में ये सारी क्वालिटी होती है। नंबर 1 ये चमकीले होते हैं, नंबर 2 ये या तो चांदी जैसे सफ़ेद होते हैं या फिर सोने जैसे पीले होते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। इनका अगर हम इनको गर्म करते हैं तो ये गर्म होते हैं, तापमान बढ़ता है इनका। ये तन्ने होते हैं, तन्ने मतलब इनको तार की तरह खींचा जा सकता है। ये अधात वर्रे होते हैं, मतलब पीट पीट के इनकी चादर बनाई जा सकती है। और प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, अगर हम इनमें कुछ मारेंगे या गिराएंगे तो इनमें से आवाज़ निकलती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि ये सारे क्या हैं, धातु हैं। अब हम जानते हैं अधातु के बारे में कि अधातु किसे कहते हैं। तो ये जो है विभिन्न रंगों के होते हैं, ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके अपोजिट होते हैं, धातु के अपोजिट वो सुचालक होते हैं और ये कुचालक होते हैं। ये भी चमकीले होते हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण और अधातवर्य नहीं होते हैं। इनमें से कोई ध्वनि नहीं आती और इनकी पीट पीट के चादर नहीं बनाई जा सकती, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारी जो हैं इन धातुओं के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे कि उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु उन्हें कहते हैं जो ना तो धातु में आते हैं और ना ही अधातु में आते हैं। कुछ गुण तो उनके धातु के होते हैं, कुछ गुण अधातु के होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उपधातु है। तत्वों के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम जानेंगे यौगिकों के बारे में कि यौगिक क्या होते हैं। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। यह तत्वों के संयोजन से उनसे मिलकर ही बना हुआ होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, यौगिक पाते हैं। अब हम देखेंगे कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, ठीक है। मिश्रण जो है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। लेकिन यौगिक में तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नंबर 2, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, लेकिन यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं यौगिक में। नंबर 4, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, लेकिन यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। एक बार अब हम इस टेबल को जान लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले होता है पदार्थ, जो कि ठोस होता है, या तो द्रव होता है या तो गैस होता है। फिर ये 2 भागों में बढ़ता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी 2 टाइप्स का होता है, तत्व और यौगिक। और मिश्रण भी 2 टाइप्स का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। मैंने पूरी इतने अच्छे से डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि पूरी डिटेल से अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगी तो वीडियो कम से कम 3 घंटे की बनेगी। तो हर टॉपिक को मैंने बहुत ही छोटे तरीके से बता दिया है, तब जाके वीडियो 20-22 मिनट का बनता है। आप एक बार वीडियो देखने के बाद जो है अपनी चैप्टर में बुक में चैप्टर दोबारा पढ़ा कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।